हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, कल हम लोगों ने शुरुआत आधुनिक भारत के इतिहास की थी, जिसमें उत्तर मुगल काल का आधा क्रम हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो दोस्तों, उससे पहले हम अगला क्रम शुरू करें तो उससे पहले हम एक बार आपको फिर से रिमाइंडर करा दें कि उत्तर मुगल शासक में कौन कौन हुआ। तो अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फ़र्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। दोस्तों, आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं मोहम्मद शाह से। तो मोहम्मद शाह कब से कब तक रहे? 1719 से 1748 तक। दोस्तों, ये कौन थे? तो ये बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहान शाह के पुत्र थे, और इनका असली नाम क्या था? रोशन अख्तर। ठीक है ना दोस्तों। और ये तुरानी दल के नेता चिनकिलिच खां की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करने के बाद, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सैयद बंधुओं को, तो चिनकिलिच की सहायता से इन्होंने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी, और ये चिनकिलिच खां ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। तो दोस्तों, आगे क्या होता है कि 1722 में चिनकिलिच खां को उसने वजीर घोषित कर देता है मोहम्मद शाह को। और जब लेकिन उस चिनकिलिच खां को ऐसा लगता है कि ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, क्योंकि वजीर एक वित्त मंत्री होता है, तो उसको ये पता चलता है कि हाँ, हमें खर्चे कहाँ करने कहाँ नहीं करने, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मोहम्मद शाह उसके हिसाब से काम नहीं करता है या उनके आपस में नहीं बनती है। तो वो क्या काम करता है, 1724 में वो शिकार के बहाने हैदराबाद की तरफ प्रस्थान कर जाता है, और इसी को ही दोस्तों मुगलों का वास्तविक बिखराव यहीं से शुरू हो जाता है। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि मुगल काल की अंतिम प्रतिभा का यहीं से पलायन हुआ था। दोस्तों, इसी के समय पर, मोहम्मद शाह के समय पर ही अवध, बंगाल, भरतपुर राज्यों की स्थापना होती है। मतलब कि राज्य स्थापना से मतलब है कि ये स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं, पहले मुगल की सत्ता के अधीन थे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये अलग अलग अपने अपने वर्चस्व में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि अवध की स्थापना सादत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क कहते हैं, उसने की थी। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी, और भरतपुर की स्थापना बदन सिंह चूड़ामल ने की थी। तो दोस्तों, आप मुगलों की ताकत का अंदाज़ा कि मुगल ताकत कितनी कमज़ोर हो चुकी थी इससे ही लगा सकते हैं कि 1737 में कुल 500 घुड़सवारों के साथ मराठों ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी। और उधर जो अफगानी आक्रमण जो हुआ था दिल्ली पर नादिर शाह अब्दाली का, जिसमें उसने कत्लेआम मचाया था दिल्ली में, वो भी एक साजिश के तहत था, जो कि जिसने अवध को आज़ाद कराया था शहादत खान ने, उसने ही उसको प्रेरित किया था। वो 50 लाख रुपए लेकर जाना चाहता था नादिर शाह अब्दाली, लेकिन शहादत खान ने उससे 2 करोड़ रुपए देने की बात कही कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो, हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। तो इस लालच में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन उसे उम्मीद से ज़्यादा मिला वहाँ पर, और उसको 70 करोड़ रुपए, ऐसा बताते हैं कुछ किताबों में देखने को मिलता है कि उसने 70 करोड़ रुपए तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था, वो और कोहिनूर हीरा, इतना सामान वो ले गया था। लेकिन जब उसने उससे 2 करोड़ रुपए मांगे, कुछ किताबों का कहना है कि जब नादिर शाह सादत खान से 2 करोड़ रुपए की मांग करता है तो उसने तब सुसाइड कर लिया। लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि जब
उसकी पोल खुल जाती है कि हाँ सादत खान के उकसाने पर ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तो उसके बाद सादत खान खुदकुशी कर लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से मोहम्मद शाह का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं अहमद शाह पर। अहमद शाह एक ये अहमद शाह हैं और नादिर शाह का भी एक लड़का था, इसका नाम भी था अहमद शाह अब्दाली। तो उसने इसी अहमद शाह के शासनकाल में कुल 7 बार आक्रमण किए थे, या हम ये कहें कि उसने भी 1748 के बाद से आक्रमण किए, क्योंकि अहमद शाह का जो कालखंड है वो 1748 से 1754 के बीच में है, और अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का बेटा है उसके ने जो 7 आक्रमण किए हैं वो 1748 से 1767 के बीच में किए हैं। ठीक है, और अहमद शाह के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन आप लोग यही याद रखिएगा कि जो अहमद शाह अब्दाली है इसने जो 7 आक्रमण करे हैं उसमें से पहला आक्रमण उसने पंजाब के खिलाफ किया था और आखिरी आक्रमण सिखों के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग, और अगला है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय दोस्तों ये भी एक तरीके से अपने हाथों से सत्ता गवाही बैठे थे कि इनका कालखंड था 1754 से 1759, और इन्होंने इनकी वास्तविक सत्ता इनके वजीर गाजिउद्दीन के पुत्र जाविता खान के पुत्र अब्दुल कादिर के हाथ में थी। ठीक है दोस्तों, और जाविता खान ने ही 1759 में इनकी हत्या कर दी थी। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी लंबी होगी यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के कालखंड में, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी है, सन 1759 से लेकर 1806 तक। दोस्तों इसका असली नाम था अली गौहर। क्या था इसका असली नाम? अली गौहर, और इसे बिना मुकुट का बादशाह कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये अपने वजीर के डर से शासन पर यानी कि सिंहासन पर या दरबार में आता ही नहीं था, बैठता ही नहीं था। चूँकि मुगल का शासक था तो इस वजह से उसकी गरिमा भी कुछ होती थी कि बाहर के जो प्रांत राज्य थे, जो शासक थे, तो उनको लगता था कि नहीं मुगल शासक है, ये वही मुगल शासक है जिसमें अकबर और शाहजहां जैसे लोग हुए हैं। तो दोस्तों तो क्या होता है इसके कालखंड में, तो शाह आलम द्वितीय ने पानीपत के तृतीय युद्ध में, जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध को जो 1761 में हुआ था, अभी आप इतना देख लें कि इसने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ये वही अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह अब्दाली का बेटा, जिसने अहमद शाह के कालखंड में भारत पर 7 बार आक्रमण किए हैं। ठीक है दोस्तों, और शाह आलम द्वितीय ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था, यानी कि ये सुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। और इसी के साथ ही इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी। आप लोग कमेंट करिएगा कि इलाहाबाद की संधि के समय कौन गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है दोस्तों, यह पहला मुगल बादशाह था जो कंपनी का पेंशन धारक बना था। इसका भी टाइम पीरियड है दोस्तों 1765 से लेकर 1772 तक। यह 1765 से लेकर 1772 तक पेंशनर बना, और 1772 में महादजी सिंधिया मराठों की सहायता से मुगल गद्दी पर बैठा। ये दोबारा गद्दी पे किसकी सहायता से बैठा था? महादजी सिंधिया की सहायता से। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात कि 1803 में दिल्ली के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, यानी कि किसके समय में? शाह आलम द्वितीय के समय में, क्योंकि इसका कालखंड कब खत्म होता है? 1806 में। दोस्तों हम बार बार इसको इसलिए दोहराते रहते हैं ताकि आप इसको सुने तो आपको वो याद हो जाए।
अगला कालखंड आता है अकबर द्वितीय का, सन 1806 से 1837 तक। चूँकि आप जान चुके हैं कि दिल्ली के किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका है, तो मुग़ल सत्ता जो बची हुई ताकत थी वो भी ख़त्म हो गई होगी। लेकिन चूँकि मुग़ल हैं, उसकी गरिमा है एक अपनी, इसलिए वो शासक बनते रहे और बिगड़ते रहे। इन्होंने ही, अकबर द्वितीय ने ही, जो हम लोग समाज प्रवर्तक के रूप में पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय, तो इन अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा क्या इनका नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और जब इन्होंने राजा की उपाधि दी उनको, तो अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने राम मोहन राय यानी कि राजा राम मोहन राय उस लंदन गए थे। और हुआ क्या कि वहीं पर ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? राजा राम मोहन राय की। लंदन में, इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें भी, इनके कालखंड में भी एक बड़ी घटना घटी दोस्तों, कि मुगलों के जो सिक्के थे वो ढाले जाना बंद हो गए। देखिए उस समय पे सिक्के कौन, मतलब कि राजा कौन घोषित होता था? या तो जिसका सिक्का चलता हो, या वो अपने खलीफा से उपाधि लेता हो। मुगलों ने खलीफा से उपाधि लेना बंद कर दी थी। मुगलों ने खलीफों की उपाधि कभी ली नहीं, वो खाली अपने सिक्के चलवाते थे। तो एक तरीके जब उनके सिक्के चलना बंद हो गए, तो इसका मतलब है कि उनकी राजगद्दी समाप्त होने की कगार पर आ गई। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम शासक होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका कालखंड रहा 1837 से 1857 तक। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर के काल में प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब हुए। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिर्ज़ा गालिब किसके समकालीन थे या किसके शासक में थे, किसके दरबार में थे। तो हम याद रखना है आपको कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के काल में थे। इनके समय पर ही 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, इनका समय कालखंड कितना था? 1837 से 1857 तक का। तो इन्हीं के समय जब यही शासक थे बहादुर शाह जफर, तभी 1857 की क्रांति हुई थी। और जब मेरठ से क्रांतिकारी पहुंचे थे, तो उन्होंने इनको ही अपना राजा मान लिया था और कहा था कि आप हमारी लड़ाई का नेतृत्व करिए। वो हम लोग पढ़ेंगे, बाकायदा विस्तार से पढ़ेंगे। और बाद में जब इन्होंने विद्रोह कर दिया और इन्होंने उसकी सत्ता संभाल ली, तो अंग्रेज़ों ने जब 1857 का विद्रोह पूरी तरीके से दमन कर दिया, तो इनको हुमायूं के मकबरे से, बहादुर शाह प्रथम को कहाँ से पकड़ा था? हुमायूं के मकबरे से, जो दिल्ली में है, वहाँ से पकड़ा गया था इनको। और वहीं तभी से उनका पद समाप्त कर दिया गया, यानी कि मुग़ल सत्ता समाप्त कर दी गई, मुग़ल शासक बनना समाप्त हो गए। और इनको रंगून, बर्मा, म्यांमार, उस समय वो भारत का ही हिस्सा था। अब आपको ये बताना है कि रंगून भारत के हिस्से से कब हटा था, कब ख़त्म हुआ था उसका, मतलब कि कब बंटवारा हुआ है रंगून का, म्यांमार का दोस्तों। और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छा अध्ययन कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।